या इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो खूब अमीर बने, करियर में सक्सेसफुल हो, लाइफ में स्टेबल हो। जरा सोचिए, इन सब बातों का बेस क्या होगा? जाहिर तौर पर पैसा। पैसे की इंपॉर्टेंस तो सबको पता ही है। हर किसी को इस बात की फिक्र भी लगी रहती है कि क्या वो सही सेविंग्स कर रहे हैं, क्या वो अपने एक्सपेंडिचर सही जगह पर कर रहे हैं। अगर हमारे पास इनकम का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है तो इसे कैसे क्रिएट करें, या फिर किस तरह की सेविंग करें जिसका आउटपुट काफी समय तक के लिए हो। कहा गया है, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट। यानी आपकी सैलरी ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितने रिच होंगे। इनफैक्ट आपके खर्चे की हैबिट से डिसाइड होता है कि आप कितने रिच हो सकते हैं। ये फेमस कोट बेलारूस के एक फेमस पर्सन चार्ल्स जेफ का है। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है और आप रिच लोगों में आते हैं, आपके पास बंगला है, कार है, लग्जरी आइटम्स है, सब कुछ है, फिर भी अगर आपको अपनी वेल्थ मेंटेन करना नहीं आएगा तो आप अपना सब कुछ खो सकते हैं। आखिर कैसे आप अपनी वेल्थ को हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि रिच लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। सबकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ लोग स्मूथली लाइफ जी रहे होते हैं क्योंकि वो रिच होते हैं, पर जैसे ही उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्रैश कर जाती है। वो अचानक रिच क्लास से मिडिल क्लास में आ जाते हैं, और ये सब उनके मनी बैकअप प्लान ना करने की वजह से होता है। आज भी भारत जैसे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस की काफी कमी देखी जाती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में हालात काफी सुधर चुके हैं। एक समय था लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, लेकिन आज भारत के युवा स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट से नहीं डरते। कुकू एफएम पर ही देख लीजिए, लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बुक समरी ट्रेंडिंग में है। फाइनेंशियल एजुकेशन की इस कड़ी में कुकू एफएम पर हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आए हैं, जिसका नाम है द थिन ग्रीन लाइन। इसके लेखक हैं पॉल सलिवन। पॉल सलिवन की यह किताब कई मायनों में सुपर्ब है। यकीन कीजिए, जितनी नॉलेज हमें द थिन ग्रीन लाइन बुक पढ़कर मिली है, वो वाकई प्रेशियस है। हम पूरी गारंटी के साथ ही कह सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ इस पूरी बुक समरी में बने रहते हैं तो फाइनेंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी कि वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना देगी, बशर्ते आप इस बुक समरी में बताई गई टिप्स को डिसिप्लिन वे में फॉलो करें। ये बुक समरी आपको बताएगी कि आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आपको अपना पैसा कैसे सेव करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कैसे जमा करें, अपने परिवार के लिए इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, पैसे को कैसे कैसे और कहां कहां इन्वेस्ट करें जिससे रिस्क मिनिमाइज हो जाए, और आप चाहे कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, रिसेशन का दौर ही क्यों ना आ जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जमीन कितनी खरीदनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कितना करना चाहिए, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। असल में आज के मॉडर्न युग में इन सब की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए, तभी वो सही मायनों में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पाएगा और अपनी वेल्थ को भी मेंटेन कर पाएगा। इस बुक समरी का मेन पर्पस है आपको उस थिन ग्रीन लाइन से वाकिफ कराना जो अमीरी और गरीबी के बीच आती है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है या उससे भी कम है तो आपके नसीब में अमीरी लिखी ही नहीं हुई है। ये बुक समरी आपको बताएगी कि आप किस तरह सिंप्लिसिटी में जीकर अपनी वेल्थ बचा भी सकते हैं और उसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बढ़ा भी सकते हैं और समय के साथ उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। ये बुक समरी ये भी क्लियर कर देगी कि आपका रिच होना काफी नहीं है, आपको वेल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि रिच होना अलग बात है और वेल्दी होना एकदम अलग बात। चलिए थोड़ी चर्चा लेखक के बारे में भी कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तब तक आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर नहीं हो पाती और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स भरी रहती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाकर
अपनी लाइफ सिक्योर करें। हम अपनी लाइफ सिक्योर करते करते अपने बच्चों की लाइफ भी काफी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। पैसे की स्टेबिलिटी का मतलब है हमारे आगे की जनरेशन को स्ट्रांग बेस मिलना और अपने बच्चों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना, अच्छी एजुकेशन देना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी का ये सफर और बढ़ते हैं पहले एपिसोड की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे नीरज यादव और आप सुन रहे हैं द थिन ग्रीन लाइन बुक समरी, जिसे लिखा है पॉल सलिवन ने। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर पॉल सलिवन द्वारा लिखी बुक समरी द थिन ग्रीन लाइन, और मैं हूं नीरज यादव। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्या हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी है? आजकल के शो ऑफ करने वाले ट्रेंड में सिंप्लिसिटी से रहने वाले लोग बहुत रेयर हो चुके हैं। जो जितना अमीर होता है उसे अपने स्टेटस और शो ऑफ की उतनी ही ज्यादा फिक्र भी होती है। जैसे कुछ लोग भारी भरकम लोन लेकर एक बड़ा घर खरीदते हैं। घर खरीदने तक तो मामला यूजफुल भी है, पर उसके बाद वो अपने से किसी रिच इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड को कॉपी करते हैं और उनके कंपटीशन में महंगे सोफे, टेबल और वॉल पेंटिंग्स पे अपनी इनकम का बड़ा अमाउंट खर्च कर देते हैं। इस एपिसोड में हम इन्हीं शो ऑफ की मिस्टेक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हर अमीर आदमी इस तरह की मिस्टेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेखक एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर से मिलने उनके घर गए हुए थे। रास्ते में जाते समय उनके माइंड में पहले से कुछ थॉट्स थे, जैसे कि एक बड़ा लैविश सा घर होगा, बंगलो एकदम शाइन करता हुआ होगा और आसपास कोई हलचल नहीं होगी। पर जो एड्रेस थेलर ने बताया था वहां ऐसा कुछ नहीं था, जिसे देखकर लेखक को डाउट हुआ कि कहीं उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। पर तभी थेलर को देखकर वो श्योर हो गए। थेलर के घर में जाकर लेखक इस बात को ही बार बार सोच रहे थे कि आखिर इन्हें यहां रहने की क्या जरूरत है। तभी थेलर ने बताया कि उन्हें यहां विंटर में अच्छा लगता है। शिकागो में इस टाइम काफी ज्यादा कोल्ड होता है। इकोनॉमिस्ट थेलर को इस बात का आइडिया नहीं था कि लेखक उनसे मिलने वहां क्यों गए हैं। फिर भी वो कोऑपरेटिव थे और वार्म नेचर शो कर रहे थे। एक्चुअली लेखक को थेलर के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिसर्च के बारे में जानना था, खासकर एक टर्म मेंटल अकाउंटिंग के बारे में। यहां हमें यह समझना जरूरी है कि मेंटल अकाउंटिंग मनी को डिफरेंट डिफरेंट बकेट में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मेथड है। बकेट मीन्स जैसे हमारी डेली नीड की चीजें जिन पर हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे कि फूड, रेंट, ट्रैवल, इनफैक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस हो तो वो भी पहले से डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग मनी के कुछ पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हम अक्सर अपने घरों में किसी बड़े फंक्शन पर देखते हैं कि घर वाले एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा कहां खर्च होना है, कौन कौन सी चीजों पर कम खर्च आएगा और किस किस चीज पर ज्यादा खर्च आएगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग टोटल खर्च का एक ओवरऑल आइडिया हमारे पास हो जाता है। इस काम को मोस्टली हर आदमी करता है, पर लेखक का डाउट था कि क्या एक अच्छे इकोनॉमिस्ट को भी उन्हें हर छोटी बड़ी चीज पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करनी पड़ती है। ये डेली नीड की चीजें तो ऐसे ही चलती रहती हैं, लिहाजा ऐसी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट को भी प्लान करना जरूरी होता है क्या? लेखक का मानना था कि मार्केट से लेकर घर तक के इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एक ही तो है। जहां से प्रॉफिट मिले वहां ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो और जहां से कोई प्रॉफिट ना हो वहां कम से कम इन्वेस्ट करो और बाकी का काम एक बैलेंस खर्च से चलता रहे। पर लेखक के इस थॉट को थेलर ने स्ट्रिक्टली गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह सब कहना आसान है कि छोटे मोटे खर्च से क्या मतलब, बस बड़े इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस करें। पर प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। हमें अपने हर एक खर्च को देखना पड़ता है। पैसों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्पेंड करने से हम सबसे पहले तो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी टेंशन भी ना हो। उसके बाद जो भी आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी हो तो वहां पैसे खर्च कर दें। सारे खर्चों के बाद कुछ अमाउंट सेविंग के तौर पर डिपॉजिट कर लें। इससे हमारे पास छोटा ही सही पर एक फाइनेंशियल बैकअप तो क्रिएट होता है, जिससे हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है और हम अमीर भी फील करते हैं, भले हम रिच लोगों से काफी गैप में ही क्यों ना हो। लेखक बताते हैं कि उन्हें इससे पहले कभी बकेटिंग का ख्याल ही नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले कि उनकी लाइफ में पैसों की इतनी कमी थी
कि जो इंपॉर्टेंट जरूरतें होती थीं वही पूरी नहीं हो पाती थीं, तो एक्स्ट्रा खर्च और सेविंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बकेटिंग के लिए कम से कम इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि खाने पीने, स्टडी और इन्वेस्टमेंट के बाद इनकम का कुछ अमाउंट बच जाए, वरना फिर सेविंग्स वाले बकेट में क्या रखेंगे। पर लेखक बताते हैं कि प्रेजेंट में ऐसा नहीं था। लेखक के पास पैसे थे और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज भी थे, जिसमें उन्हें थोड़ा डाउट जरूर था, पर थेलर की प्लानिंग उन्हें भी इम्प्रेसिव लगी। लेखक भी इस बात पर अग्री करने लगे कि अगर हम मनी का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और अपने स्पेंडिंग सेविंग का हिसाब नहीं रखेंगे, तो प्रेजेंट में पैसे होने के बाद भी ऐसी मिस्टेक्स होने के चांस बने रहेंगे जो हमें वेल्दी बनने से रोकेंगे। हो सकता है कि मंथ एंड पर कोई जरूरी चीज लेनी पड़ जाए और हमारे पास पैसे कम हो, तो हमें यह ख्याल जरूर आएगा कि मंथ की स्टार्टिंग में फिजूल के खर्चे ना किए होते तो आज हमारे पास पैसे जरूर होते। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है, हम एम्प्लॉयड होने के बाद भी स्ट्रेस और सैड मूड में आ जाते हैं। नॉर्मली एक अच्छी इनकम होते हुए भी अगर पैसे के खर्च और बचत की बैलेंसिंग बिगड़ जाए, तो लगता है कि हमारी कंडीशन पुअर से भी पुअर की हो गई है, और ऐसी फीलिंग हमें कभी वेल्दी नहीं बना सकती। ये तो बात हो गई पैसे की स्पेंडिंग की, ताकि हमारी सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन क्या होगा अगर हम सेविंग को लंबे समय तक अपने पास रखे रहेंगे, उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी? हम्म, बिल्कुल नहीं। आज भारत में ही देख लीजिए, महंगाई दर 7% से ज्यादा है, यानी पैसे की वैल्यू हर साल 7% नीचे गिर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम सही स्पेंडिंग और सही सेविंग के अलावा उस पैसे की वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी समझें। वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू को समझना होगा। अगर आप किसी चीज की गलत वैल्यू लगा लेंगे तो आप बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए चीजों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। यह डिपेंड करता है कि कौन कितनी दूर तक की सोच पाता है। लेखक ने अपनी किताब में किसी भी चीज की सही वैल्यू के बारे में डिटेल से बताया है। थेलर की एक रिसर्च स्टडी में ऐसा कंक्लूजन निकल कर आया, जिसे जानकर आप भी शायद सोचने पर थोड़ा मजबूर हो जाएं कि कैसे लोग चीजों की गलत वैल्यू लगाते हैं। स्टडी थी वैल्यू ऑफ डेथ की। थोड़ा ऑकवर्ड जरूर है, पर समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग रिस्क पर ज्यादा नहीं सोचते। उन्हें अगर बताया जाए कि लाइफ में कितनी तरह के रिस्क पॉसिबल हैं, उनसे कैसे डील करना है, तो उन पर वो ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते और ना ही रिस्क से ओवरकम करने पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसा ही एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें एक हाई रिस्क माइनिंग के काम को करने के लिए कहा जाए, तो वो कितना कॉम्पेंसेशन एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। माइनिंग एक हाई रिस्क जॉब है, इसमें आपकी डेथ की भी आशंका होती है। ऐसे में आप इस रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए कितना पैसा एक्सचेंज में चाहते हैं? और इस इक्वेशन पर उनका आंसर था $200, जो कि एक लाइफ को रिस्क में डालने के लिए काफी कम है। ऐसे रिस्क को उन्हें कम से कम $20,000 में एक्सेप्ट करना था। पर लोगों को रिस्क में पड़ने पर उससे निकलने के लिए जो भी मेडिकल खर्च आते हैं, बस उनके माइंड में वही कैलकुलेशन हो पाती है, और उससे रिकवर होने में होने वाला खर्च ही उनके लिए काफी होता है। उनके लिए रिस्क से निकलना रिस्क में पड़ने से ज्यादा कॉस्टली होता है। पर रियल में इसका उल्टा होना चाहिए। रिस्क एक्सेप्ट करना रिस्क से निकलने से ज्यादा कॉस्टली होता है। आप किसी ऐसे काम को करने जा रहे हैं जहां डेथ होने का भी रिस्क है, चाहे 2% ही क्यों ना हो, पर क्या पता कि आप उस 98% लकी लोगों में ना आए और 2% रिस्क वाले में आप आ जाएं, तो ऐसे में आपकी जान जा सकती है। और डेथ की इतनी कम वैल्यू कोई कैसे लगा सकता है? किसी काम में रिस्क मतलब आप बचे तो रिकवरी में $200 लगेंगे, पर अगर आप नहीं बचे तो क्या होगा? उसका लाइफ टाइम कॉम्पेंसेशन कौन देगा? तो बताइए, उसकी कॉस्ट हुई ना अप्रॉक्स 50,000 तक। ऐसे ही लोगों के और भी थिंकिंग स्टाइल हैं जो उन्हें प्रॉफिटेबल लगते हैं, पर एक्चुअली होते नहीं हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल है वाइन का। आपने कोई वाइन 10 साल पहले $50 की ली थी, पर आज उसकी कीमत $500 है। तो आप प्रेजेंट टाइम में उस ड्रिंक को स्टोर करने में खुद को प्रॉफिटेबल फील करेंगे। ऐसा तब तक फील होगा जब तक आपको संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता होगा। जरा सोचिए, प्रेजेंट टाइम में आप उस वाइन को अपने दोस्तों के साथ पी रहे हैं, तो आपका एंजॉयमेंट कॉस्ट तो $500 का ही हुआ ना। यही है संक कॉस्ट, जो तब भी ज्यादा था जब खरीदी गई थी, और आज भी कॉस्ट ज्यादा ही हो गया है जब हमने ही उसे यूज कर लिया। अगर आप वाइन को सेल करते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट $500 का प्रॉफिट होता, पर उतने कॉस्टली एंजॉयमेंट में आपका प्रॉफिट कहां हुआ? आपने स्पेंड तो कॉस्टली वाइन ही की।
वहीं दूसरी ओर किसी ने बहुत ही पुरानी वाइन को स्टोर किया है और डिमांड को देखते हुए प्रेजेंट कॉस्ट से भी थोड़ा ज्यादा कॉस्ट में उसे सेल कर रहा है, तो वो ग्रीन लाइन के राइट साइड में है। यानी उसका एक्सपेंडिचर का तरीका वेल्दी लोगों वाला है। उसे अपने खर्चे से भी प्रॉफिट कमाना आता है। उसके पास प्रॉफिट और इकोनॉमी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। आप फायदे में तभी रहते हैं जब आप खर्च से ज्यादा पैसा रिटर्न अमाउंट में पाते हैं। आखिर पैसे खर्च करके कोई प्रॉफिटेबल कैसे फील कर सकता है? किस तरह खर्च करें कि हमें बाद में फायदा भी हो? इसी बात को समझने के लिए हम इकोनॉमिस्ट थेलर की लाइफस्टाइल और उनके खर्चे को देखेंगे। आखिर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्हें इतना सब कुछ पता है, हर किसी को ये एक्साइटमेंट रहती है जानने की इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इनकी प्रायोरिटी क्या है उनके बारे में। तो इस बारे में लेखक बताते हैं कि नो डाउट थेलर रिच तो थे ही, क्योंकि आखिरकार उनके 2 बड़े घर थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा था, साथ ही वो वेल्दी भी थे। लोगों के पैसों को लेकर उनकी एक स्टेटमेंट है जिसे आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। माई डेफिनेशन इज हैविंग इनफ मनी दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी। थेलर कहते थे कि हमें इतना पैसा कमाना चाहिए कि पैसों के लिए हमें कोई टेंशन ही ना लेनी पड़े। जब आप पैसे कमाते हैं, अपने ऐशो आराम में उन पैसों को खर्च करते हैं, तो आप रिच माने जाते हैं। पर जब आप एकेडमिक्स में यानी गुड स्टडी में, गुड हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका आउटपुट आपको बहुत बड़े अमाउंट में मिलता रहता है, तो आप वेल्दी माने जाते हैं। ऐसे में थेलर के व्यूज इस बात का प्रूफ थे कि वो रिच तो हैं ही, साथ ही थिन ग्रीन लाइन के राइट साइड में भी हैं। मतलब उनके थॉट और एटीट्यूड ही ये बताने के लिए काफी थे कि वो वेल्दी हैं। अब आप उस इंट्रो पार्ट को रिकॉल कीजिए जहां हमने आपको ये थिन ग्रीन लाइन एक्सप्लेन की थी। ये बुक समरी भी इसी डिफरेंस की थीम पर बेस्ड है, यानी द थिन ग्रीन लाइन, रिच और वेल्दी लोगों के बीच की लाइन।